चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जस्ट सेम चीज लेकिन 3 डायमेंशंस में देखेंगे हम लोग। पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट vectors in 3-dimensional स्पेस। हमको 3-डायमेंशनल स्पेस में देना है। हेडिंग दीजिए। 3-डायमेंशनल स्पेस में हमको पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखना है। इससे पहले जो हम लोग देखे वो 2 डायमेंशन था। तो कल हम लोग जो देखे थे वो 2 डायमेंशन में था। आज जो हम लोग देख रहे हैं वो 3 डायमेंशंस में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ऑब्वियसली तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे होगा, एक्स वाई जेड तीनों। अब हम तीनों डायमेंशंस में कोई एक स्पेस में पॉइंट ले रहे हैं। सपोज ये पॉइंट है और ये पॉइंट को हम पी पॉइंट कह रहे हैं और ये इनिशियल पॉइंट है। इसका कोऑर्डिनेट x1, y1, z1। ठीक है, 3 डायमेंशनल स्पेस है इसलिए तीनों एक्सिस हमारे काउंट होंगे, तीनों कोऑर्डिनेट x y z तीनों होगा। तो मान लीजिए कि एक पार्टिकल ए पोजीशन पे है, ये पी पोजीशन पे पार्टिकल इनिशियली है। कुछ देर के बाद पार्टिकल टर्न करता हुआ किसी दूसरे पोजीशन पे, मान लीजिए इस पोजीशन पे आ गया। इस पोजीशन को क्यों कह रहे हैं? और कोऑर्डिनेट x2, y2, z2 3 डायमेंशनल स्पेस में। तो हम चूंकि x y z तीनों में इसका पोजीशन देख रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर हमको इसका निकालना है। पोजीशन वेक्टर एट पॉइंट पी पॉइंट पर पोजीशन वेक्टर, यानी कि हम उसको r मान लें, rp कहे या फिर कुछ भी कह देते हैं, rp मानते हैं। तो rp बराबर क्या हो गया? x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। देखिए 3 डायमेंशन से क्वेश्चंस बहुत सिंपल रहेंगे, एकदम टू द पॉइंट रहेगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्योंकि 3 डायमेंशंस आप इंजीनियरिंग में जाएंगे तो ज्यादा पढ़ना है, प्लस 2 में उतना ज्यादा इस पर सिलेबस में है कुछ नहीं। तो ये rp हो गया। और पोजीशन वेक्टर एट पॉइंट क्यू पे देखेंगे तो rq बोल सकते हैं उसको, वो होगा x2 i कैप, y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ठीक है, इस तरह से ये 3 हम कोऑर्डिनेट लेके चल रहे हैं। अब हमको बताना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे मिलेगा? इज इक्वल टू डेल्टा आर वेक्टर, दैट इज इक्वल टू आर क्यू माइनस आर पी वेक्टर। क्योंकि फाइनल पोजीशन क्यू पॉइंट है, इनिशियल पोजीशन पी पॉइंट है, इसलिए डेल्टा आर बराबर आर क्यू माइनस आर पी। तो यहां पर डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप, ये होगा। तो डेल्टा आर वेक्टर ये आ गया। अब इसमें हम डेल्टा आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड यदि निकालना चाहें, यानी कि डेल्टा आर वेक्टर का मॉड, तो बराबर क्या होगा? रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये उसका मैग्नीट्यूड बताएगा। पहले वाले में और इसमें अंतर किया हुआ सिर्फ कि z का एक चेंज जो है वो ऐड हो जाएगा, क्योंकि 3 डायमेंशन की बात कर रहे थे, तीनों डायमेंशंस रहेंगे। जैसा बताया था मैंने, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन रहेगा। तो मान लीजिए एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन हो रहा है तो y और z 0 हो जाएगा। और यदि 2 डायमेंशन प्लेन में होगा, मोशन इन अ प्लेन जो आपका 3rd नंबर चैप्टर है, उसमें इन तीनों में कोई एक हट जाएगा। मान लीजिए पार्टिकल जो है वो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है तो z 0 हो जाएगा, yz में मूव करेगा तो x 0 हो जाएगा, और zx में मूव करेगा तो y 0 हो जाएगा। ठीक है, तो उस मुताबिक हम लोग प्लेन के अनुसार देख सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। अब ये आ गया मैग्नीट्यूड। तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर, तो ये हो गया। जैसे हमें देखना है पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर तो ये दोनों हो गया और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये हो गया। अब हम बात करें डायरेक्शन का, तो डायरेक्शन में हम क्या ले सकते हैं? कोई भी, हम उसको भी अल्फा मानते हैं। मान लीजिए अल्फा वो एंगल है
जो वो वेक्टर, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो बना रहा है। ठीक है, तो उसको हम सिंपली tan अल्फा यदि यूज करें तो tan अल्फा बराबर आर वाई अपॉन आर एक्स। कब? जब वो 2 डायमेंशन में है। ठीक है, क्योंकि एंगल उसके साथ बना रहा है वो। एक तो ये हो गया। यदि हमको और लेना हो tan अल्फा फॉर एक्स वाई प्लेन, और यदि tan अल्फा बराबर यदि हम आर जेड अपॉन आर एक्स लेते हैं तो ये किस प्लेन के लिए होगा? फॉर ये होगा एक्स जेड प्लेन। समझ पाए? और यदि लास्ट में tan अल्फा यदि हम यूज करें आर वाई सॉरी आई, अब कौन सा होगा? दोनों तो हो ही गया, एक्स वाई हो गया, एक्स जेड हो गया, और यहां पर जेड और आर वाई आ जाए, तो ये वाला जो होगा किसके लिए होगा? फॉर वाई जेड प्लेन के लिए होगा। ठीक है, यही मेन चीज है उतारिए इसमें। एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिखिए क्वेश्चन। A particle initially, देखिए, a particle initially placed in a space, particle initially placed in a space having coordinate 2 comma 1 comma -2, 2 comma 1 comma -2, moved to another point, moved to another point having coordinate -1 comma 2 comma +1. Find the position vector and displacement vector. Find the position vector and displacement vector. फर्स्ट कोऑर्डिनेट कितना है? -2, और सेकंड आर बी इज इक्वल टू आ गया -i कैप + 2j कैप, और ये +k कैप। ठीक है, डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू आर बी -r ए इज इक्वल टू क्या हो गया? -i कैप + 2j कैप + k कैप, और ये माइनस होगा a, तो ये आ जाएगा 2i कैप + j कैप -2k कैप। ठीक, तो डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ माइनस में तो -3i कैप, और ये माइनस आएगा तो +j कैप, और ये प्लस हो जाएगा तो +3k कैप। ठीक, तो डेल्टा आर वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू √9 + 1 + 9, तो हो गया 19 -19 मैग्नीट्यूड होगा तो मीटर में होगा। क्या होगा? ऐसा सही है? बोलिए, पोजीशन वेक्टर ये होगा। चेंज निकाल दिए, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया आपका। समझ गए? ठीक है, चलिए, इस पर क्वेश्चन होगा तो देखिएगा, डाउट पूछना होगा पूछेंगे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन लास्ट टॉपिक है ये, लेकिन 2 या मैक्सिमम 3 क्लास चलेगा। ठीक है, मैक्सिमम 2 क्लास समझ लीजिए। चलिए, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझ गए हम लोग। तो अब हमको एक चीज बताइए कि वेक्टर एडिट मतलब ऐड करने के कितनी तरह के मेथड हम लोग ने पढ़े अभी? वेक्टर में वेक्टर्स को ऐड करने के कितने मेथड हम लोग ने पढ़ा है? 2 नहीं, उससे ज्यादा पढ़ा है। कितना मेथड पढ़ा है?
अभी तक टोटल 14 क्लासेस हो चुके हैं वेक्टर के। बताइए, पहला ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा पैरेललोग्राम, तीसरा पॉलीगन मेथड से वेक्टर ऐड करना, चौथा रेजोल्यूशन मेथड। ठीक है, जो आपको सबसे ज्यादा काम आने वाला है, जो सब जगह पर यूज होगा, जहां जहां भी एडिशन करना होगा, वो है रेजोल्यूशन मेथड। रेजोल्यूशन से हम लोग वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्ट करना दोनों सीखे हैं। वो मेथड को हम लोग ज्यादा यूज करेंगे, आगे ज्यादा यूज होगा भी वो। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन का। तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन हेडिंग दीजिए, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, देखिए इसमें हम लोगों ने एक पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, याद है? क्या बताता है वो? या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ये मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे जैसे मान लीजिए हमने पढ़ा है F इज इक्वल टू एम ए, पढ़ा है सब लोगों ने। ठीक, तो ये जो फॉर्मूला है उसमें m जो है इनटू मल्टीप्लाई हो रहा है किससे? एक्सेलरेशन से। ठीक है, m इनटू मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो ये इसका यूनिट क्या है? मास है। ये इसका यूनिट क्या है? केजी, और इसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप देखिए कि एक अलग फिजिकल क्वांटिटी जिसका कि यूनिट मास केजी है, एक दूसरा फिजिकल क्वांटिटी जिसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, उसको मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं हम लोग। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन यहां पर मल्टीप्लाई हो पा रहा है। अदर एग्जांपल बहुत सारे हैं, जैसे P बराबर क्या होता है? m इंटू वी, मोमेंटम बराबर मास इंटू वेलोसिटी। तो यहां पर भी क्या हो रहा है? केजी और इंटू मीटर पर। देख रहे हैं, हम दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं। तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में ये पॉसिबल है कि दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी या दो से अधिक अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहां पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की बात नहीं है, वो सिर्फ वहां पर है जहां वेक्टर ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। इसलिए जो होमोजेनिटी का जो लॉ है वो है कि ओनली सेम काइंड ऑफ या फिर सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। वहां मल्टीप्लिकेशन की बात नहीं कह रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन में जहां तक हम बात करेंगे, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे जिसमें कि वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, जिसमें उसको स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, कभी वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ये केस, इस केस में आप क्या देख रहे हैं कि एक वेक्टर है जिसको मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं? स्केलर से। आप सब जानते हैं कि एक्सेलरेशन वेक्टर है, तो मास स्केलर है, और इनको जो रिजल्ट आ रहा है वो वेक्टर मिल रहा है हमको। ठीक है, यही चीज हम यहां पर समझेंगे। तो अब यहां पर भी एग्जांपल देखिए क्या है, एक स्केलर है जिसको हम वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आप लोगों ने ये फॉर्मूला कभी पढ़ा है क्या? F इज इक्वल टू QE, ये फॉर्मूला कभी पढ़ा है? नहीं पढ़ा होगा, ये 12th में आप जाएंगे तो पढ़ेंगे। तो यहां पर ये जो है ना, ये फोर्स है, ये चार्ज है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है जो मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? स्केलर से। तो रिजल्ट क्या मिल रहा है? वेक्टर। ठीक है, यही चीज हम लोग को आगे समझना है। तो अभी हम लोग जो वेक्टर, यानी कि हम इसमें कह सकते हैं कि वेक्टर, या फिर कहिए कि टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी मल्टीप्लाइड, वो मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, एक की पॉइंट तो ये हो गया। उसके बाद हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में जो पहला हमारे पास पॉइंट होगा कि स्केलर को मल्टीप्लाई किए एक वेक्टर से, तो रिजल्ट जो निकल के आ रहा है वो रिजल्ट क्या है? वेक्टर है ना? इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? एग्जांपल देखिए, एग्जांपल यदि हम फर्स्ट लें तो एग्जांपल फर्स्ट में F इज इक्वल टू एम ए आ गया। ठीक है, तो यहां पर वेक्टर मल्टीप्लाई किया हुआ स्केलर से, और रिजल्ट क्या आया? वेक्टर आया। तो ये हो गया स्केलर, और ये मल्टीप्लाई हुआ है किससे? वेक्टर से। तो वेक्टर से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या रिजल्ट आया? वेक्टर आया। ठीक है, और एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल देखिए, जैसे हम बोलते हैं P बराबर M इंटू वी। ठीक,
और एक और है, थर्ड एग्जांपल देखिए, और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे यहां पर वही F बराबर क्यू ई, ठीक है, यहां भी स्केलर है। कौन कौन सा स्केलर है? ये टर्म क्या है? स्केलर है, और ये फैक्टर है, ठीक है। अब आप ये समझना है कि जब एक स्केलर को हम वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आता है वेक्टर, वेक्टर आता है, यहां पर भी वेक्टर आ रहा है। तो अब ये अगला सवाल ये उठता है कि जो वेक्टर होगा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा और इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? कौन सा वेक्टर? जो वेक्टर रिजल्ट के तौर पे आया है किसको मल्टीप्लाई करने से? स्केलर और वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से। तो ये वेक्टर का रिजल्ट जो आया है उसका डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो हम इसमें ये ऐसे कर सकते हैं कि यदि हम इस एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना चाहें, इस एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड बराबर उसका, ये तो मैग्नीट्यूड में है ही फर्स्ट वेक्टर यानी कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ये रिजल्ट आएगा जो एफ बराबर होगा m इंटू ए होगा। ऐसा लिख सकते हैं, बहुत सारी जगह पर लिखा हुआ देखे होंगे, अभी तक आप ऐसा लिखा हुआ देखे होंगे। इसका कारण क्या है कि इस वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड ले लिया गया है और ये रिजल्ट वाले वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड ले लिया गया है। तो इसका एग्जांपल में मान लीजिए लेट मान लीजिए कि एक्सेलरेशन ए जो है वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई कैप है। मतलब कोई बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, मैग्नीट्यूड कितना है उसका? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब उस बॉडी का जो मास है सपोज 10 केजी है, तो अब हमको जो फोर्स चाहिए वो फोर्स F जो है उसका मैग्नीट्यूड यदि लेंगे, मॉड लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, तो ये F मॉड जो आएगा दैट इज इक्वल टू 10 इंटू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 10 केजी, सॉरी 10 इसको ऐसे कर दीजिए सीधे, तो बराबर कितना हो गया? 40 न्यूटन। समझ पाए? यानी कि मैग्नीट्यूड हमेशा मल्टीप्लाई होगा मैग्नीट्यूड के साथ। तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड मैंने यहां ले लिया, मल्टीप्लाई कर दिया, वो रिजल्ट आ गया। और वट एवर द डायरेक्शन ऑफ acceleration A, the force F will have same direction। मतलब जो हमारा ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन किसका? रिजल्ट का हो जाएगा। मतलब रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन वही होगा जो कंपोनेंट वेक्टर का डायरेक्शन होगा। मैग्नीट्यूड तो जस्ट मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई हो गया, डायरेक्शन वही मिलेगा। तो अब इसको हम F को क्या लिख सकते हैं? तो F वेक्टर कैन बी रिटन एज 4, या फिर ऐसे कह लीजिए 10 इंटू 4 आई कैप, और F इज इक्वल टू 40 आई कैप। समझ पाए इस बात को? क्लियर हुआ? तो ये हो गया उस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये उसका डायरेक्शन के साथ हो गया। तो ये वो रिजल्टेंट वेक्टर डिफाइन हो गया। और यहां पॉइंट्स भी हम लिख दिए हैं कि जो भी डायरेक्शन कंपोनेंट वेक्टर का होगा वही डायरेक्शन रिजल्टेंट वेक्टर का होगा। इसको हम लोग F इक्वल टू में इसको हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, इसको हम लोग कंपोनेंट बोलेंगे, कंपोनेंट, और इसको बोलेंगे रिजल्टेंट। तो जो ऑब्वियसली रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन कंपोनेंट वेक्टर पे डिपेंड करेगा। तो यहां नोट पॉइंट करके हम लोग लिख लेंगे, नोट द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर will depend on the direction of component वेक्टर के डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। समझ पाए इस बात को? क्लियर है? आराम से उतारिए इसको, राइट डाउन कर लीजिए। अभी ने पॉइंट 1 क्लियर कर लिया है।
चलिए, तो अभी हम लोग केस मतलब फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं जिसमें क्या है, स्केलर को हम वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, स्केलर में बेसिकली हमारे पास एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, अगला जो हम मल्टीप्लाई करेंगे उसमें एक रहेगा न्यूमेरिकल वैल्यू या कांस्टेंट को हम जब वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। स्केलर और न्यूमेरिकल वैल्यू में क्या अंतर हुआ? स्केलर स्केलर होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू न्यूमेरिकल होता है। खेत में चला गया, खेत में हाँ, एक कांस्टेंट है जिसके पास, कांस्टेंट के पास यूनिट हो सकता है जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, लेकिन एक न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब 10, 15, -5, -2, न्यूमेरिकल वैल्यू के पास कोई यूनिट नहीं हो सकता। कांस्टेंट के पास हो सकता है, जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है, उसका वैल्यू मान लीजिए 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो हमारा जो फिजिकल कांस्टेंट है, फिजिकल कांस्टेंट का न्यूमेरिकल उसका यूनिट हो सकता है लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू का नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा, देखिए। रिजल्ट वेक्टर होगा, ध्यान से देखिए कैसे। जैसे मान लीजिए कि लेट के बी अ कांस्टेंट है, तो यदि हम मान लेते हैं कि ये हमको बी वेक्टर मिल रहा है जो कि के इंटू ए करने से मिल रहा है, समझे। वेक्टर ए में हमने मल्टीप्लाई किया कोई न्यूमेरिकल वैल्यू से, और रिजल्ट जो हमको निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है, बी। तो बी हमारा रिजल्ट वेक्टर हो गया, रिजल्टिंग वेक्टर, जो मल्टीप्लाई करने किसकी मल्टीप्लाई, वेक्टर ए के न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पर। मान लीजिए कि लेट, थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि k इज इक्वल टू +2, ठीक है, 2 है वो, या सिंपली प्लस या फिर 2 लिख सकते हैं। तो b बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए, ऐसा होगा। अब ये 2 इंटू ए है, इसको डील कैसे करेंगे कि वेक्टर ए कैसा है, इसके पास दो चीजें होंगी, मैग्नीट्यूड और इसके पास होगा डायरेक्शन। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो जो इफेक्ट डालेगा वो इसके डायरेक्शन में नहीं डालेगा, जो भी इफेक्ट डालेगा उसके मैग्नीट्यूड में डालेगा। जैसे मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि लेट वेक्टर ए इज का जो मॉड है दैट इज, या वेक्टर ए इज इक्वल टू मान लीजिए 4 मीटर पर सेकेंड जे कैप है। ठीक है, तो वेक्टर ए को हम इस तरह से एक एग्जांपल ले लिए, तो वेक्टर ए का मॉड कितना हुआ, 4 मीटर पर सेकेंड। तो जब हम बी निकालेंगे, वेक्टर बी लिखेंगे, तो लिखेंगे 2 इंटू 4 मीटर पर सेकेंड इंटू जे कैप। तो 4 जो है वो 2 के साथ में, 4 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा और जे कैप एज इट इज रहेगा। तो वेक्टर बी बिकम्स 8 मीटर पर सेकेंड जे कैप। अब इसका यूनिट, इस वेक्टर जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका यूनिट वही रहेगा जो हमारा पहले वेक्टर ए का था, लेकिन यदि स्केलर से मल्टीप्लाई होता तो ऐसा नहीं होता। बात समझ में है, स्केलर के पास यूनिट होता है ना। जैसे मास को हम एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास का उसमें 2 kg मल्टीप्लाई होगा तो kg भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही बन करके हमको न्यूटन देगा। लेकिन यहां जब न्यूमेरिकल वैल्यू है तो इसके साथ तो कुछ है नहीं, तो ये 4 इंटू 2 डायरेक्ट उसके मैग्नीट्यूड को दुगना कर देगा, और डायरेक्शन बी का वही होगा जो ए का डायरेक्शन है। समझ गए। अब डिपेंड करता है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यदि ये जो एग्जांपल लिया हमने उसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो पॉजिटिव है, अगला एग्जांपल लेंगे जिसमें कि न्यूमेरिकल वैल्यू नेगेटिव होगा, हो सकता है ऐसा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसको हम लोग पॉइंट, इसको फर्स्ट सेक्शन ले लीजिए। सेकंड सेक्शन में देखिए, सेकंड सेक्शन में हम क्या कर रहे हैं कि ये k का वैल्यू हम नेगेटिव ले रहे हैं, तो k इज इक्वल टू माइनस सपोज 4 है। ठीक है, k का वैल्यू -4 है। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए हम लिख रहे हैं r वेक्टर इज इक्वल टू k इंटू वेक्टर a, या वेक्टर p लिख लेते हैं, मान लीजिए सपोज करें। एक ऐसा अरेंजमेंट हम बना दिए, ऐसा आपको क्वेश्चन में मिलेगा। तो वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर k इंटू p वेक्टर, और यहां पर हम लिख देते हैं कि वेक्टर p इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड माइनस आई कैप, या फिर सिंपल आई कैप, समझ लीजिए।
ठीक है, यानी कि कोई वेक्टर p है जो वेलोसिटी वेक्टर है और जो किधर मूव कर रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, उसका लैंग्वेज है ये। हमने जो इतनी बातें कही कि ये कोई वेक्टर है या कोई एक पार्टिकल है या बॉडी है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है और उसका स्पीड कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड, हाँ सॉरी 3 मीटर पर सेकेंड। तो इतना का लैंग्वेज का ये मीनिंग हो गया वेक्टर के टर्म में। अब समझिए कि यदि हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू नेगेटिव है तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आर होगा उसका -4 इंटू 3 मीटर पर सेकेंड आई कैप है, तो 4 3 से 12 हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा -12 मीटर पर सेकेंड आई कैप, ये माइनस इसके साथ चला जाएगा, तो R इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड माइनस आई कैप। इसका मतलब जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो भी वेलोसिटी वेक्टर ही होगा, लेकिन उसका डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगा p वेक्टर के, और उसका मैग्नीट्यूड उसके 4 टाइम्स बड़ा होगा। समझ गए? सिर्फ क्या करने से, एक न्यूमेरिकल वैल्यू जो कि नेगेटिव है उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया वेक्टर p के साथ, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो उसका मैग्नीट्यूड भी बढ़ गया, डायरेक्शन अपोजिट हो गया। डायरेक्शन यदि सेम है तो इसका मतलब है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई हुआ है वो पॉजिटिव रहा है, नहीं तो वो अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। दोनों में अंतर समझ रहे हैं, सेक्शन सेकंड में और फर्स्ट सेक्शन में अंतर समझ रहे हैं? तो हमको जब कभी ऐसा होगा वो हम लोग रियल लाइफ में कब देखते हैं, जब हम चार्ज लेते हैं, चार्ज पार्टिकल, जैसे मान लीजिए कि ये प्लस चार्ज, यहां पर एक प्लस चार्ज है और यहां एक माइनस चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है, तो मान लो यहां 4 कूलम चार्ज है और यहां -4 कूलम चार्ज है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम, दोनों चार्ज का नेचर सेम नहीं है, अपोजिट नेचर का है, तो ये और ये अब जो दोनों सामने रखा हुआ है अपोजिट नेचर का है तो अट्रैक्ट कर लेगा। तो अब आप समझिए कि ये जो चार्ज है इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव एक्स कह रहे हैं, ये डायरेक्शन नेगेटिव एक्स है, ये चार्ज इसको अपनी ओर खींचेगा, नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर, मतलब ये नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो पॉजिटिव एक्स में लगेगा आई कैप, ये चार्ज पार्टिकल इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर खींचेगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर खींचेगा तो नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अलग अलग होगा, तो उस केस में हमको ये काम करेगा। कैसे? p वेक्टर मान लीजिए कि जो पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज ने नेगेटिव चार्ज को खींचा तो वो पॉजिटिव आई कैप में आ गया। अब हमको दिखाना है कि ये नेगेटिव चार्ज ने पॉजिटिव चार्ज को जिस फोर्स के साथ खींचा वो अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। तो यदि हम k का वैल्यू -1 ले लेंगे तो r वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी उतना ही रह जाएगा, डायरेक्शन वेक्टर p के अपोजिट हो जाएगा, तो सेम वही कंडीशन आ जाएगा कि इस वेक्टर को, इस चार्ज को नेगेटिव x में खींचा गया सेम मैग्नीट्यूड से, तो माइनस आ गया। बात समझ में आए? तो ऐसे केसेस में हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बस हमको ध्यान में रखना है कि यदि किसी न्यूमेरिकल वैल्यू का पॉजिटिव वैल्यू मल्टीप्लाई हुआ है तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन सेम रहेगा, यदि न्यूमेरिकल वैल्यू का नेगेटिव पार्ट मल्टीप्लाई हुआ है तो उसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। अब जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं यहां पर, देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन, मान लीजिए एक सी वेक्टर है जो कि 2i कैप प्लस 2j कैप है, ठीक है, सी वेक्टर। अब एक लैम्डा है दैट इज इक्वल टू -2, एक कांस्टेंट है लैम्डा जिसका वैल्यू कितना है -2, और फाइंड आपसे पूछ रहा है कि आर वेक्टर बराबर क्या होगा, वेयर आर वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा इंटू सी वेक्टर। क्वेश्चन में ये दे रखा है, ये रिलेशन बता रखा है और आपसे पूछ रहा है कि फाइंड आर वेक्टर बताइए, ठीक है। तो देखिए यहां पर ये जो रिलेशन है, यहां पर सी वेक्टर इस तरह से होगा, दैट इज सी वेक्टर का ये जो है ये कोऑर्डिनेट यदि मान लेते हैं इस पॉइंट को P, तो 2,2 होगा क्या, सी वेक्टर के कोऑर्डिनेट से हम ये पता कर सकते हैं, ठीक है। अब हमको रिजल्टेंट निकालना है R, तो R वेक्टर इज इक्वल टू -2 इंटू 2i कैप प्लस 2j कैप, ठीक है। तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, -4 बनेगा, फिर ये -2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, -4 फिर बनेगा, तो ये इस तरह से -4i कैप -4j कैप, इसका मतलब 4 - i कैप और ये +4 - j कैप, ऐसा लिख सकते हैं।
तो जो आर वेक्टर हुआ वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। मैग्नीट्यूड उसका ज्यादा बड़ा होगा, इसलिए उसका लेंथ ज्यादा बड़ा नजर आएगा। तो ये जो होगा ये आर वेक्टर होगा, जो कि -4i -4j। बात समझ पाए? कुछ इस तरह से इसको थोड़ा सीधा बना दें। होगा सर? क्लियर है? तो ये वेक्टर हमको कैसे मिला? जब हमने एक वेक्टर में मल्टीप्लाई कर दिया एक न्यूमेरिकल वैल्यू जो कि नेगेटिव नेचर का था, सेम रहता तो जस्ट इसके यहां आ जाता। समझ गए? उतार लीजिए, लिखिए क्वेश्चन लिखिए। तो a vector p having magnitude 10 Newton, a vector p having magnitude 10 Newton acting along east direction, acting along east north direction, acting along east north direction, acting along east north direction। ठीक है? there is a numerical value lambda is equal to -1/2 is multiplied with vector p। find the negative vector of resultant vector। find the negative vector of resultant vector। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका नेगेटिव वेक्टर निकालना है। ईस्ट नॉर्थ डायरेक्शन में है ना? होगा ऐसे, यही तो निकालना है। क्योंकि इसका जो रिजल्टेंट है वो इधर जाएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड हाफ हो जाएगा, इसलिए छोटा होगा, डायरेक्शन सेम आएगा उसका नेगेटिव वेक्टर का। इसलिए जो नेगेटिव वेक्टर आया है किसका? रिजल्टेंट का नेगेटिव वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा जो हमारा पी वेक्टर का होगा। समझ गए? तो इसलिए यहां लिख देते हैं द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव वेक्टर ऑफ आर वेक्टर is same as it is p vector। समझ पाए? वेक्टर का थोड़ा एप्लीकेशन आज इतना ही रहने देते हैं। क्या दुखी नहीं ना है आप लोग? दुखी नहीं ना है? दुखी रहिएगा तो बोलिए आधा घंटा और पढ़ा देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। सुबह 6 बजे से पढ़ा रहे हैं, 6 से 7:30, 7:30 से 9, 9 से फिर 10:30, 11 बजे से फिर 12, फिर अभी और पढ़ाना है 3 क्लास। समझ गए? इसलिए एकदम खुश रहना है, काम वो करिए जिसमें मन लगता हो।
कलाम साहब का एक लाइन है बहुत बढ़िया, जिसको हम जीते हैं, हमको बहुत पसंद आया वो लाइन का, इसलिए हम उस लाइन को जीते हैं। काम वो करिए जिस पर पूरा विश्वास हो, या जिस पर पूरा विश्वास हो वही काम करिए। बात समझ गए? अदरवाइज, अन्यथा दूसरों के हाथों के मोहरा बनते रहिएगा जीवन भर। कोई आके कहेगा ये काम करो, तुम तो ये कर सकते थे, अरे तुम ये काम कर सकते थे, अरे तुमको ये पता नहीं तुम ये काम कर सकते थे, कहां तुम इधर पड़े हुए हो। कोई उधर घुमा देगा, कोई उधर, फुटबॉल की तरह। इसलिए जिस पर आपको विश्वास हो वो काम करिए, या यदि तय करने में दिक्कत आ रहा हो तो सबसे पहले वो काम खोजिए कि जिस पर पूरा विश्वास है, तब उसको करिए, या जो करिए उस पर पूरा विश्वास करिए। नहीं तो कभी कभी एक ऐसे स्टूडेंट, मेरे कई स्टूडेंट रहे हैं 2018 के, 2017 के ऐसे स्टूडेंट रहे, वेक्टर यहाँ पढ़ लिए, उनसे पढ़ लिए, फिर वेक्टर वहां वीडियो लेक्चर देख लिए, फिर वेक्टर उस बुक से भी पढ़ लिए, अरे एससी वर्मा का नाम बताया है, एससी वर्मा से पढ़ के देख लेते हैं, एससी वर्मा से पढ़े, और ये एक दोस्त बताया है डीसी पांडे, एक गुरुजी डीसी पांडे का बहुत नाम लिए, उसका 1 साल सिर्फ वेक्टर पढ़ते पढ़ते बीत गया, और रिजल्टेंट क्या हुआ? 0। ठीक है? तो कहने का मतलब यह है कि उसको पहला बार जो पढ़ा उस पर विश्वास उसने नहीं किया, किसी दूसरे ने कुछ बताया, किसी दूसरे ने कुछ बताया, कि तीसरे ने कुछ बताया, वही करता रह गया, पूरा 1 साल वेक्टर ही पढ़ता रह गया, और एग्जाम में वेक्टर का एप्लीकेशन आता है, वेक्टर भी नहीं आता है। सोचिए, समझ गए? तो इसीलिए जो काम करिए पूरा ठोस मजबूती के साथ करिए, जो पढ़ रहे हैं एकदम सही है वही है, उसी को बार बार रिवाइज करना है। और कुछ दिनों में आप फिर देखिएगा, जब आपको प्रीवियस क्वेश्चंस कराए जाएंगे, उसी को बार बार कराए जाएंगे, आपका लेवल अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या पूछ रहा है। इस बार नीट में क्या हुआ है पता है? 2024 में मात्र 70 से ज्यादा बच्चों का 720 आया है। बताइए, इसका मतलब है, इसका मतलब ये हो गया कि कोई बच्चा, यदि कोई स्टूडेंट यदि 720 नंबर या मतलब 718 तो है, हो नहीं सकता, 716 या 715 जिसका भी आया है उसको भी एम्स नहीं मिलेगा। समझ रहे कितना बड़ा स्कैम चल रहा है? ठीक है? कैसे कैसे ग्रेस मार्किंग हुए हैं, कैसे कैसे क्या कहा गया, कुछ नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किसी स्टूडेंट को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एक हमारे स्टूडेंट है पिछले साल, उसका आप देखिएगा वहां पर टेबल पर उसका स्कोर कार्ड लिखा हुआ है, 6119 आया था 2023 वाले में। 2024 में उसका एक्सपेक्टेशन था कि 515 आ रहा है, उसको एक क्वेश्चन गलत हो गया था उसका, तो 715 आ रहा है, एक क्वेश्चन गलत हो गया था। अभी उसका मार्किंग आ रहा है, वो 680 बता रहा है, सर मेरा आ रहा है, उसको भी पता नहीं चल रहा है, दिमाग खराब हो गया है उसका कि 680 कैसे हो गया मेरा। जैसे नीट एग्जाम होता है, उसके 1-2 दिन के बाद जो एनटीए है, एनटीए आंसर की भेज देती है, उसके अकॉर्डिंग आप मैच कराते हैं, तो आपको स्कोर तो मिल जाएगा ना। अब स्कोर मालूम चल जाएगा तो आप रैंकिंग में इधर तो हो सकते हैं आप, लेकिन मार्क्स ही गड़बड़ हो रहा है उसका। एक सेंटर पर 13 बच्चे, एक साथ 13 बच्चों ने एग्जाम दिया है, वो सारे बच्चे ने 720 नंबर लाया है, और किसी का सरनेम नहीं है, किसी का नाम लक्ष्य है, किसी का नाम है अभिषेक, किसी का नाम है निशा, किसी का नाम है विभूति, ऐसे बस कोई सरनेम है ही नहीं। अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कुछ नहीं कह सकते। अभी देखिए बहुत सारे केसेस हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या डिसीजन होता है, क्या बनता है, थोड़ा मैटर तो है ही। जबकि जेई में इस तरह का समस्या तो नहीं आया, जेई में तो दिक्कत नहीं होती इस तरह। समझ गए? इसलिए पढ़िए अच्छे से मन लगाकर, हो सकता है ये समाधान होगा, इसका सॉल्यूशन होगा आप तक कि आपके एग्जाम आते आते तक सॉल्यूशन हो जाना चाहिए। 2025 में क्या होता है देखते हैं। ठीक है? पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचिएगा तो फिर नेगेटिव होगा।